दोस्तों, आजकल की बिज़ी लाइफ में हमें अगर ऐसे तरीके पता चल जाएं जिससे कि हमारे पैसे और समय दोनों की बचत हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं काम को जितना हो सके शॉर्टकट तरीके से ही करूं, जिससे मेरे समय की भी बचत हो और मेरे सामानों का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन्हीं तरीकों को जो कि मैं डेली लाइफ में अपने कामों को करने के लिए यूज़ करती हूँ, उन तरीकों को शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। दोस्तों, मैं निधि एक बार फिर से अपने चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बार हमारे घरों में इस तरह की थैलियाँ आ जाती हैं। ज़्यादातर ये चावल की थैलियों में होता है कि इस तरह की सिलाई की हुई होती है। तो हमें ज़रूरत होती है या तो हमें इसे कट करके निकाल दें। कट करना भी बड़ा ही कठिन काम होता है, जगह जगह से इस थ्रेड को काटना पड़ता है, और अगर इस थैली को काट देते हैं तो ये थैली बेकार हो जाती है। कितना अच्छा इसमें हैंडल लगा होता है और ये बहुत ही मजबूत होती है। इसका भी यूज़ मैं आपको शेयर करूँगी कि कैसे मैं करती हूँ। तो अभी बात करते हैं कि अगर हमको इसको प्रॉपर तरीके से खोलना आ जाए तो ये इतना इजी तरीका होता है कि दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके घर में जब भी ये थैली आएगी तो आपके घर के जो बच्चे हैं वो कहेंगे, नहीं मम्मा मैं खोलूँगा, अगर ये आप उनको सिखा देते हैं। तो आज मेरी इस वीडियो में यही कोशिश है कि मैं ये तरीका आप तक पहुंचा सकूं। मैंने ये अपनी मदर इन लॉ को करते देखा था और मैं भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई थी इस तरीके से, और मैंने ट्राई किया और मैंने कर लिया। जो थोड़ी बहुत सावधानियां हमें ध्यान में रखनी है वो मैं आज आपको बता दूंगी, और आप भी इसको बहुत ही ईजिली खोल पाया करेंगे जब भी अब आपके घर में इस तरह की थैली आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि करना क्या है। तो दोस्तों देखिए, इस थैली को ये 2 स्टिचिंग की लाइन गई हुई हैं, और इसके आगे और पीछे अगर हम देखें तो देखिए पीछे के साइड धागे की एक लाइन गई हुई है, और सामने की तरफ ये धागों का एक गुच्छा सा बना हुआ है, और ये बेसिकली चेन स्टिच है। चेन सी बनी हुई गई है, और ये धागे आपको उलझे हुए से लगेंगे। अगर आप इसको एट रैंडम इसको खींचना चाहेंगे तो ये गांठ पड़ जाएगी और नहीं खुलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सब्र के साथ थोड़ी दूर तक, तो आपको ये जो चेन है, मुश्किल से 2 या 3 चेन आपको हाथ से इसको बहुत ही सब्र के साथ इस तरह से खोलनी है। खोलना क्यों है दोस्तों? जिससे कि ये जो उलझे हुए धागे हैं, 2 धागे हैं लेकिन वो उलझे हुए हैं, तो उनको आपको सुलझा के अलग अलग कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे आपको भी उन धागों को अलग करना है। तो जो पीछे का धागा है और जो सामने का धागा है वो अलग हो जाएंगे। देखिए इस तरह से करते जाइए, आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करते जाइए। जब दोनों धागे अलग हो जाएं तो उन्हें इस तरह से सामने की तरफ ले आइए। देखिए 2 स्ट्रैंड अलग हो गए हैं, एक ये है और एक राइट हैंड में मैंने पकड़ रखा है। अब ये राइट हैंड वाला थोड़ा सा आप पुल करेंगे, देखिए ये खुलता चला जा रहा है। कितनी आसानी से ये पूरा धागा खुलता चला जा रहा है। तो ये सामने का धागा अलग हो गया, और इसी तरह से अब आप पीछे का धागा अगर खींचेंगे तो वो भी खुल जाएगा। तो देखा ना दोस्तों, कितना आसान तरीका है इस राइस बैग को ओपन करने का। ये जो दूसरी लाइन गई है इसको भी मैं जल्दी से खोल के आपको एक बार दिखा देती हूँ, एक रिकैप भी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आगे की तरफ काफ़ी धागे गुथे हुए हैं और पीछे एक लाइन गई है धागे की। तो हमें शुरू में इसको धीरे धीरे इस तरह से अलग करते जाना है। देखिए अभी ये जो मैं दाएं हाथ वाला थ्रेड खींच रही हूँ तो ये देखिए खुल नहीं रहा है, अभी भी ये इनमें गांठ पड़ी हुई है। तो 1-2 बार मैं इसको और लूज़ करूँगी और अब मैं खींच के इनको देखूँगी। दोनों थ्रेड देखिए सामने की ओर हैं। अब मैं इसको खींच के ऐसे देख रही हूँ और ये बिल्कुल लूज़ है, खुलता चला जा रहा है। बस आपको खोलते चले जाना है। आगे का धागा निकल गया, इसी तरह से हम पीछे का निकाल देंगे और हमारी ये चावल की बोरी, हमारी चावल का ये बैग बहुत ही ईजिली खुल गया, और ये बैग भी कहीं से भी कटा फटा नहीं। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह से परवल की सब्ज़ी को लेके है। गर्मियों में बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं, अच्छी सब्जियां नहीं मिलती हैं, वही घिया, तोरी, इन सबको खाना पड़ता है। तो उसमें एक परवल है जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी जो हम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं वो तो छिलके के साथ अच्छी लगती है, लेकिन जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी होती है यानी रसा लगाना होता है, तब ये छिलके ही हमें सबसे ज़्यादा ट्रबल देते हैं।
क्योंकि ये अच्छे से गल नहीं पाते और इसके साथ अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो ये बहुत ही पच पच सा मुंह में लगता है। तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों कि उनके छिलकों को रिमूव कर देती हूँ और अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ तो बिल्कुल मलाई जैसी सब्ज़ी बनती है। और एक काम और मैं करती हूँ कि छिलके तो हटाती हूँ, इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, जो बीज इसके होते हैं, कुछ लोगों को वो पसंद आते हैं, तो जिनको पसंद आते हैं वो इनको डाल सकते हैं। लेकिन इनके ये बीज भी इतने हार्ड होते हैं कि जब दांतों के नीचे आते हैं तो बहुत ही ख़राब फीलिंग देते हैं। तो मैं ये सीड्स भी निकाल देती हूँ और छिलका भी इसका रिमूव करके तब मैं इन्हें बनाती हूँ। और दोस्तों सच बता रही हूँ कि बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और एक जब मैं इनको बनाती हूँ, अगर आपको समय की थोड़ी कमी है, वैसे तो अगर कढ़ाई में बनाई जाए सब्जियाँ तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर समय की कमी है तो आप इसको कुकर में बनाइए। और कुकर में भी जब बनती है तो लोगों को थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि उनको एक उबलेपन की महक आती है। तो दोस्तों आज मैं तरीका आपको बताती हूँ कि जब आप सब्जियों को कुकर में बनाते हैं तो उसमें वो सोंधापन कैसे ला सकते हैं जो कि कढ़ाई की सब्ज़ी में आपको फील होता है। करना बस छोटा सा काम है दोस्तों कि जब सब्जी आपकी बन जाए आप ढक्कन हटा दीजिए, कुकर का ढक्कन हटा के, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो उसका ऑयल है वो भी रिलीज़ हो गया है, एक अच्छा कलर आ जाता है और सब्ज़ी में एक सोंधापन आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। और ये टिप रिलेटेड है आपके किचन स्लैब पे जगह को कंज्यूम करने की। अच्छे से आप किस तरह से अपनी जगह को सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम जब जिनके घरों में अंडा खाया जाता है तो क्रेट की क्रेट आ जाती है और आप देख रहे हैं क्रेट कितना ज़्यादा जगह ले लेती है। तो इस जगह को बचाने के लिए जितना ज़्यादा किचन स्लैब का स्पेस जा रहा है, इसको अगर आपको बचाना है दोस्तों तो घर में पड़े सामानों से ही इसको आप बचा सकते हैं। वो कैसे, देखिए इस तरह से, अगर आपके पास कोई कंटेनर पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास आइसक्रीम कंटेनर पड़ा हुआ था इस समय, तो मैं उसको यूज़ करूँगी इस क्रेट को हटाने के लिए। फ्रिज में भी अगर मैं अंडे रखूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंडे मैं रख पाऊँगी, जो ऊपर जो बना रहता है उसका स्लॉट। लेकिन अगर इसमें रखूँगी तो देखिए कैसे, अब मैं इस डब्बे में, देखिए डब्बा कितना कम जगह भी ले रहा है, और इस डब्बे में सारे अंडों को अरेंज कर दूंगी। और जब सारे अंडे इसमें अरेंज हो जाएं तो आप इसको स्लैब पे एक किनारे रख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको उठा के फ्रिज में रख सकते हैं और ये अंडे ख़राब भी नहीं होंगे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बाहर भी रखा है तो अंडे ख़राब नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर अंडे ख़राब हो सकते हैं तो आप इसको फ्रिज में भी उठा के इस डब्बों को रख सकते हैं। तो दोस्तों क्रेट उठाने के कंपैरिजन में ये डब्बा उठाना भी इजी रहेगा, और जितना क्रेट जगह लेती है उससे बहुत ही कम स्पेस ये डब्बे लेते हैं। अगर आप इस तरह से डब्बों में रखना नहीं चाहते हैं तो आजकल ऑनलाइन अगर आप देखिए तो अंडों को स्टोर करने के बॉक्सेस भी बहुत ही अच्छे और कम दामों में मिल जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैं मंगा नहीं पाई तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। जो मेरे पास बॉक्सेस पड़े रहते हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं। तो एक तरह से जो चीज़ें हैं वो हमारी रीयूज़ और रिसाइकिल भी हो जा रही हैं। नेक्स्ट टिप है, इस तरह से जब हम ग्रेवी को कढ़ाई में भून रहे होते हैं तो देखिए ये कितना स्प्लटर कर रही होती है, मतलब वो निकल निकल के बाहर उछल कूद मचा रही होती है। और उससे होता क्या है कि हमारा गैस स्टोव का जो टॉप है वो तो गंदा होता ही है, और टाइल्स भी हमारे देखिए इस तरह से छिट्टे उस पर आ जाती हैं। तो इसको कैसे हम बचा जा सकता है, आप बस एक प्लेट उस पर दोस्तों रख दीजिए, लेकिन ये प्लेट पूरी तरह से कढ़ाई को बंद नहीं करे, थोड़ा सा खुला रहे, जिससे मसाला भी हमारा भुनता रहे और जो स्प्लटर हो रहा है, जो उछल रहा है मसाला और जगह जगह गंदगी फैला रहा है, वो काम भी नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ी सी सावधानी से हम अपने कामों को बढ़ने से रोक सकते हैं और जो काम कर रहे हैं उनको भी परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ये टिप भी आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि जब हम बच्चों को इस तरह के कांच के जार्स में या कांच के ग्लासेस में कोई हॉट शेक या मिल्क देना चाहते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वो कांच के ग्लास टूट जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा सेट खराब हो जाता है। तो इस असावधानी को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं वो आज एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इससे पहले भी मेरे साथ भी हो चुका है। ये देखिए मेरे पास एक इसी तरह का जार था और जैसे ही मैंने इसमें गर्म दूध डाला तो देखिए 2 टुकड़ों में हो गया। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला। वो क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन हाँ हो सकता है आप सबके बहुत काम आए। तो मैंने क्या किया कि अब जब मैं इसमें हॉट मिल्क डालती हूँ तो उसको डालने से पहले थोड़ा ठंडा दूध इसमें मैं डाल देती हूँ। तो इसके बॉटम में जब ठंडा दूध होता है
तो क्या होता है कि जब गर्म चीज़ें इसमें मैं डालती हूँ तो उतना असर कांच पे नहीं पड़ता है और कांच टूटने से बच जाता है तो बहुत छोटी सी ट्रिक, लेकिन काम कर गई दोस्तों। मेरा काम तो बहुत ही आसान हो गया। अब मैं गर्म दूध इसमें डालने से पहले ज़रूर थोड़ा ठंडा दूध डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो बच्चों को गर्म दूध देना होता है वो पोर करती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये कांच का जो जार है टूटने से बच जाता है। नेक्स्ट टिप फिर गर्मी की एक सब्ज़ी करेले को लेके है। ये बहुत ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और डायबिटीज़ के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। तो फिर इसको कैसे हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। देखिए, जो करेला है उसकी सबसे ज़्यादा कड़वाहट इसकी स्किन में होती है। तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं दोस्तों और इसको फिर फेंक देते हैं। लेकिन इसकी भी सब्ज़ी बनाई जा सकती है। तो पहले मैं पील कर लेती हूँ इसके छिलकों को और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ जिससे कि ये थोड़ा जल्दी बन जाए, क्योंकि करेला भूनने में बहुत वक्त लगता है। हम इसमें ढेर सारा प्याज डालते हैं फ्लेवर के लिए, और प्याज जैसे ही किसी सब्ज़ी में डलता है तो उसमें गीलापन आता है, उसको भूनने में बहुत समय लगता है। तो किस तरह से हम जल्दी अपने करेलों को भून सकते हैं और क्रिस्पी सब्ज़ी बना सकते हैं, वो टिप और इन छिलकों के साथ मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ ये आज मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करने जा रही हूँ आगे। तो देखिए, इस तरह से पीलर से इसको पील कर लेना है और इस तरह, और उसके बाद जिस तरह से सभी करते हैं, हल्दी नमक लगा के रखते हैं इसकी कड़वाहट, इसकी बिटरनेस को हटाने के लिए, वो मैं भी करती हूँ दोस्तों, कि कुछ घंटों के लिए नमक और हल्दी लगा के इसको छोड़ देती हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सॉल्ट इसमें जो डालते हैं, नमक डालते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में डालते हैं और अगर अच्छे से नहीं वॉश किया तो सब्ज़ी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं जब बनाती हूँ दोस्तों तो एक टिप ये भी है कि जब बनाते वक्त जो नमक डालना होता है उसको थोड़ा हाथ रोक के डालिए, क्योंकि जो हमने पहले नमक इस पर लगाया हुआ था उसका कुछ ना कुछ असर करेलों पर रह जाता है। तो आगे अब इसको कट करने के बाद चलिए देखते हैं कि मैं क्या क्या तरीके अपनाती हूँ इसकी सब्ज़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए और जल्दी बनाने के लिए। अब ये ढेर सारे सरसों के तेल में मैंने पंचफोरन और हरी मिर्च का तड़का देके प्याज को स्लाइस में काटा हुआ है, उसको डाल के मैं भून रही हूँ। अब क्योंकि करेलों में प्याज बहुत ज़्यादा डाला जाता है तो उसकी वजह से जब हम करेला इसमें डालते हैं तो करेला क्रिस्प भी नहीं होता है और भुनने में भी समय लेता है। तो यहाँ 2 टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। हो सकता है आपको पता भी हो, अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक तो पहली टिप तो ये है कि इस तरह की जो बिटरनेस वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि करेला हुआ, मेथी हुई, इन सब की कड़वाहट को कम करने के लिए दोस्तों आप इनकी सब्जियों में खटाई का यूज़ ज़रूर कीजिए। आप या तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या नींबू का रस डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कच्चा आम है तो आप उसको भी डाल सकते हैं और इनके फ्लेवर को बढ़ा सकते हैं। करके देखिएगा दोस्तों, सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है और इसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। और एक काम जो मैं करती हूँ दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं इन करेलों को भूनती हूँ तो भुनने में काफ़ी वक्त लेते हैं, तो इस कम समय को कम करने के लिए और करेलों को अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं आधी चम्मच चीनी इसमें ज़रूर डालती हूँ। आप देखेंगे जैसे ही आप चीनी इसमें डालेंगे आपके करेले की जो भुनने की स्पीड है वो बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी वो भुनने लग जाता है और क्रिस्प होने लग जाता है। तो आप ये करके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैं बात कर रही थी करेलों के छिलकों की। इसको भी दोस्तों फेंकिए नहीं बिल्कुल, और इसमें भी जिस तरह से आप करेलों में नमक लगाते हैं इसको भी नमक लगा के कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको भी 2-4 पानी अच्छे से वॉश कर लिए, जिससे कि इसमें जो नमक है और इसकी कड़वाहट है अच्छे ड्रेन आउट हो जाए। और उसके बाद दोस्तों जैसे करेले आप बनाते हैं उसी तरह से सरसों के तेल में पंचफोरन का तड़का देके ढेर सारा प्याज डाल के और खटाई वगैरह, चाहे तो आप दही भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो डाल के आप इसकी सब्ज़ी बनाइए दोस्तों। आप 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि करेले का कोई भी पार्ट मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, सभी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये थे मेरे कुछ आजमाए हुए टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको पसंद आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।